हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। ठीक, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जितने भी प्रश्न कराए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित हैं। ठीक, तो ये वीडियो लेखपाल के लिए और ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न मतलब एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सिंपल है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए PYQ देखना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और जो है ना वीडियो को भी लाइक कर लेना। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की जा रही है और इन्हीं का नाम था, क्या था? विक्रमादित्य। देखो, चंद्रगुप्त इतिहास में दो हुए, एक तो चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश के थे, ठीक है, और एक ये वाले चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और जो चंद्रगुप्त थे मौर्य वंश के, वो प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? ठीक है ना, एक हरिसेन दरबारी कवि थे, वो किस राजा के थे? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजा थे गुप्त वंश में। ठीक, और समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। प्रश्न आगे कह रहा है, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वे विशेष रूप से प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, और जिसमें जो है समुद्रगुप्त की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है, ठीक, देखो सिंपल है। जैसे आज की डेट में मोदी जी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही होगी। ठीक है ना, अब मोदी जी की सरकार में अगर कोई इनका जो खास कोई लेखक होगा तो मोदी जी की सरकार में भाई मोदी की तारीफ ही करेगा, बुराई तो करेगा नहीं। कांग्रेस की उस समय सरकार रही थी, उस समय अगर कोई लेखक राइटर रहा होगा और सरकार के बारे में किताब लिखेगा तो जनरली सरकार की तारीफ ही की जाती। ठीक, इसी प्रकार से जब हम प्राचीन काल में बात करें तो प्राचीन काल में जो है ना राजा महाराजा अपनी तारीफ कराने के लिए अपने दरबार में एक बड़े कवि, उस समय के जो बड़े कवि रहते थे, ठीक है ना, तो उन कवियों को जो है ना अपने दरबार में एक जो है ना श्रेष्ठ स्थान दिया जाता और उन कवियों के द्वारा अपने दरबार की तारीफ कराई जाती। ठीक, ये सारी कहानी थी। तो प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि के द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ठीक, तो ये है आपका हरिसेन। ठीक, और इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पे जो है लगाया गया था। व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में जो है कवि हरिसेन के द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। हरिसेन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो कौन थे? वो एक कवि थे और जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, खगोलविद बराहमिहिर और जो कवि कालिदास जो किसके दरबार में थे? ठीक, तो ये थे आपके विक्रमादित्य यही वाले जिनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है और उन्हीं को हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो इनके दरबार में दो कवि थे, एक तो कालिदास थे और एक थे आपके खगोलविद बराहमिहिर। ठीक, कालिदास और बराहमिहिर। ठीक, अच्छा, एक और प्रश्न बताते हैं, दैट इज कि क्या इस बुक से, देखो अगर आपके पास बुक है वो पढ़ रहे हैं, ठीक, या फिर आप वीडियो पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक, क्या इससे आपका लेखपाल हो जाएगा? ठीक है, या फिर जो पैट के द्वारा अन्य एग्जाम आए वो हो जाएंगे? मैं कहूँगा कतई नहीं होंगे। रीजन देखो, ये अभी जो है ना गुप्त काल के PYQ पढ़ रहे हैं। ठीक, अब गुप्त काल मान के चलो आपने गुप्त काल नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, ठीक, तो गुप्त काल से इस प्रकार के अन्य भी प्रश्न तो बनाए जा सकते हैं ना, तो इसलिए पहले गुप्त काल को पढ़िए, पहले जो है थ्योरी को पढ़िए, समझिए, ठीक है ना, उनमें से ये प्रश्न आए हैं अब तक। ठीक, हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न जो अभी तक नहीं आए, ठीक है ना, कुछ ऐसे फैक्ट जो अभी तक प्रश्न के रूप में नहीं आए तो आगे आ सकते हैं। तो इसलिए जो ना थ्योरी को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, इसके बाद जो है ना ये PYQ लगाना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे खगोलविद बराहमिहिर और कालिदास जो है ना विक्रमादित्य के जो है दरबारी थे। ठीक, आगे कह रहा है खगोलविद बराहमिहिर और कालिदास जो है ना सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से
जानते हैं और में जो इनके दरबार में नवरत्नों में से थे। ठीक, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। कालिदास और बराहमिहिर के अलावा जो अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकरपक, छपड़क, शंकु और बररुच और बेताल भट्ट जो है नवरत्नों में शामिल थे। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किताब के लेखक कौन थे? ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक थे आपके कालिदास। और कालिदास किसके दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के। कालिदास के साथ और एक और कौन थे? बराहमिहिर। ठीक है ना, ये भी विक्रमादित्य के दरबार में कवि थे। विक्रमादित्य कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय किस जो है ना युग के थे? गुप्त युग के थे, यानी गुप्त काल के थे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास थे। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त जो है कालिदास के द्वारा लिखे गए अन्य रचनाएं जैसे विक्रमो वर्षियम, माल विकाग्नमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है, मेघदूतम और ऋतु संहार आदि जो है उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माल विकाग्न मित्रम जो है पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो माल विकाग्न पुस्तक जो है ये आपकी कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी आपकी प्रभावती गुप्त। गुप्त काल की प्रथम महिला शासक थी, प्रसिद्ध महिला शासक थी प्रभावती। ठीक, गुप्त कालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती थी। ठीक है, और वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। यानी कि चंद्रगुप्त राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनकी कौन थी? आपकी ये पुत्री थी। कौन थी? प्रभावती। और इन प्रभावती का विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक, तो रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी हो गई और रुद्रसेन द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दामाद हो गए। ठीक, गुप्त काल के दौरान प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य का जो है संचालन किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों में से जाना जाता है और वो है आपका, इसके अलावा वो है आपका समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा जो है विष्णुगुप्त एक जो है राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है ना, और इनका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य था। ये बात की जा रही है मौर्य वंश की। ठीक, मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्हीं के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। ठीक है ना, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र। ठीक है, और चाणक्य के अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक, आगे बात की जाए तो आगे बात कर रहा है निम्नलिखित में से जो किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को जो नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ठीक, तो नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में जो अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके दरबार के नवरत्नों में कालिदास थे, ठीक है, धन्वंतरी थे, बराहमिहिर थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, छप्पड़क थे और भररुचि थे और बेताल भट्ट थे और घटकरपर थे। ठीक, आदि शामिल थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इनके जो है एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक, धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है ना नवरत्नों में से एक चिकित्सक थे और ये जो आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्ध जो है सर्वकालिक रही है और नवरत्नों में सर्व उत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। देखो उस समय क्या हुआ करता था, जो राजा था ना पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अपने पास रखता। ठीक है ना, जैसे उस समय के जो भी
सबसे अच्छा चिकित्सक था, यानी कि आज की डेट में डॉक्टर बोलते, उसने अपने यहाँ हायर कर रखा। ठीक, सबसे अच्छा कवि है, उसने अपने यहाँ हायर कर रखा। ठीक है ना, और उन्हें कुछ सम्मान दिया जाता था। ठीक, इसके साथ जो है ना, और बदले में राशि के रूप में बाकी चीज़ें दी जाती थी, जैसे धन दे दिया, धन में सोना दे दिया, चांदी दे दिया। ठीक है ना, और कुछ जो है ना, कुछ ज़मीन दे दी। ठीक है ना, कुछ पार्क टाइप गार्डन दे दिए और बगीचा दे दिया, कुछ महल बनवा दिए। इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। ठीक, इसके साथ बाकी जैसे डॉक्टर है, कवि है, ठीक है ना, कोई खोज करता है, इन सब को वह अपने यहाँ रख लिया था। ठीक, अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, हर्षवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं। इनके जो है ना संबंधित यूपी के द्वारा कितने प्रश्न पूछे गए वो। ठीक, तो पहला प्रश्न कह रहा है, कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। पहले तो कन्नौज का शासक था, कन्नौज से पहले भी वो किस जगह के शासक था, तो ये था आपका थानेश्वर का। कहाँ का? थानेश्वर। तो हर्षवर्धन जो है कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर जो है ना पुष्यभूत वंश की स्थापना हुई थी। राजवर्धन की मृत्यु के बाद जो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो थानेसर की गद्दी पर बैठा था, और हर्ष के शासनकाल में ही जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में जो है ना चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आया था। हर्ष के शासनकाल में। ठीक है, और हर्ष जो है ना कन्नौज से पहले थानेश्वर का राजा था, शासक था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, और इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे। ठीक है ना, तो 5 इंडीज में जो थे वो थे आपके पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक, आगे बात की जा रही है, शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को जो अपने नियंत्रण में लिया था, जिसमें सम्मिलित हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से भी जो है पराजित होना पड़ा था। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कादम्बरी के लेखक कौन है। ठीक, तो कादम्बरी के लेखक है बाण। कौन है? बाण। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। कादम्बरी जो है संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट के द्वारा की गई थी, और बाणभट्ट जो है सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। देखो अभी हमने बात की थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनके दरबारी कवि कौन थे? कालिदास। ठीक है, अभी बात की जा रही है हर्ष के बारे में, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। ठीक, उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है हर्षचरित। ठीक है, भी है, और जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो हर्ष ने भी अपने यहाँ दरबारी कवि रख रखा था। ठीक है, बाणभट्ट था, और बाणभट्ट ने हर्ष की खूब भर भर की तारीफ की है, और जो तारीफ की है और उस पुस्तक का नाम दिया है हर्षचरित। ठीक, आगे बात करें, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो निम्नलिखित में से कौन सी एक नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो हर्ष के बाद ये थी आपकी कन्नौज। देखो हर्षवर्धन का शासनकाल पहले कहाँ पे था? आपका था थानेश्वर। थानेश्वर से उसने अपनी राजधानी कहाँ पे ट्रांसफर कर ली थी? कन्नौज में। ठीक, तो थानेश्वर या थानेसर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी, और हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो कन्नौज नई राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, जो थानेसर या थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी वो थी आपकी थानेश्वर, और हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी राजधानी थी आपकी कन्नौज। ठीक, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है राजपूत काल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो तमिल साहित्य का दूसरा नाम संघ साहित्य। तमिल देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, मुझे तुरंत ही फैक्ट याद आते हैं। तमिल में मिल दिख रहा है, और संगम में क्या दिख रहा है? मिलना ही होता है संगम में भी। ठीक है ना, तो संगम और मिल दोनों एक हो गया। तो इस प्रकार से याद कर लो कि तमिल जो है तमिल साहित्य के रूप में जो है संगम साहित्य प्रसिद्ध है। ठीक, यानी कि संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। ठीक, प्राचीन तमिल साहित्य को जो है संगम साहित्य भी कहा जाता है। संगम तमिल कवियों जिसमें विद्वानों की एक सभा और परिषद थी। ठीक है, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं के द्वारा कराया गया था,
और कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण जो किस वंश के राजाओं ने कराया था? तो ये कराया था ये कराया था राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। ठीक, यहाँ पे देखते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक थे कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था, और यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णदेव प्रथम ने जो है ना एलोरा का स्थापना कराई थी, महाराष्ट्र में है। ठीक, और जो कृष्णदेव प्रथम है राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में है। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है और भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। ठीक, और यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है और यह मंदिर जो है ना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ठीक, और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अब इसको हम जो रिकॉल टेक्निक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक, अभी बात की जा रही है हम्पी मंदिर की। हम्पी मंदिर कहाँ पे है आपका? सॉरी, विरूपाक्ष मंदिर की बात की जा रही है। यहाँ पे कहाँ पे है? हम्पी में। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक, और विरूपाक्ष मंदिर जो है भोलेनाथ को समर्पित है। ठीक, और यह जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, आंखें बंद करो और जो भी पढ़ा है वो सारा याद करो। ठीक है, हो सकता है उसका 50% ही याद आए, देख लो। ठीक है, पढ़ लो, फिर दोबारा से आंखें बंद करो, फिर याद करो। 2 बार या मैक्सिमम 3 बार पढ़ोगे, इस प्रकार से ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है इनमें निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान जो है बनाया गया था? ठीक, तो पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था वो था आपका महाबलीपुरम मंदिर। कौन सा था? महाबलीपुरम मंदिर। तमिलनाडु में स्थित जो है महाबलीपुरम मंदिर मामल्लपुर मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण है। द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे आपके दंतेदुर्ग। कौन थे? दंतेदुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश के ही एक जो है ना कृष्णदेव थे। ठीक है ना, जिन्होंने जो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतेदुर्ग था। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे और उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। ठीक, राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक के संस्थापक निम्नलिखित में से थे? तो चोल शासक के संस्थापक थे आपके विजयालय चोल। ठीक, कौन थे? विजयालय चोल। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। यह आरंभ में पल्लवों का सामंत था। पल्लवों तथा पांड्यों के मध्य हो रहे संघर्ष का लाभ उठाकर इसने जो तंजौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे जो प्रश्न है ये कह रहा है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी जो है चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ठीक है, तो ये कराया था आपका राजेंद्र प्रथम ने। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है राजेंद्र प्रथम ने जो अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी तथा गंगईकोंडचोलपुरम नामक जो नई राजधानी की स्थापना की गई थी। नई राजधानी के समीप ही जो है उसने चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। ठीक, चोल अभिलेखों के अनुसार जो है जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था पल्ली चांदम। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है चोल अभिलेखों के अनुसार जो है जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को चोल सभाओं के अनुसार, ठीक है, चोल अभिलेखों के अनुसार जो है जैन सभाओं को जो दान में भूमि दी जाती थी उसे पल्ली चादानम के नाम से जाना जाता था। ठीक, और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेल्लान गवाई
कहा जाता था, यह गैर ब्राह्मण है। ठीक, वहीं स्कूलों विद्यालयों में दान में दी जाने भूमि को जो है साला भोगा के नाम से जानते थे, और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेह। ठीक, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक दो एग्जाम में प्रश्न बना है जहाँ पे बात की गई थी विद्यालय व पाठशाला में दी गई भूमि को साल भोगा के नाम से जानते हैं। देखो इसको याद कैसे करना है, विद्यालय को हम क्या बोलते हैं, पाठशाला, पाठ और शाला, ठीक है, और पाठशाला को दी जाने वाली भूमि को बोलते हैं शाला भोगा। तो शाला से शाला याद कर लो। ठीक, एक याद हो गया। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेह, ब्राह्मणों में ब्रह्म और ब्रह्म में दे ब्रह्म। ठीक है ना, ये आसानी से याद हो गया। अब एक प्रश्न है यहाँ, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ये वे लोग थे जो किसान थे, यानी कि किसानों को जो है ना दी जाने वाली भूमि को यहाँ बोला गया है बेलान गवाई। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना, गैर ब्राह्मण मतलब किसान, और ये भूमि कब दी जाती थी, प्राचीन काल में। और प्राचीन काल में खेत जो है ना, किसान लोग खेत किससे जोतते थे, बैल से, बैल से जोतते थे ना, बैल। अब बैल से यहाँ देख लो बैला गवाई। ठीक, तो इस प्रकार से ये याद हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात की जा रही है जैनों को जो है जैनों को दान में दी जाने वाली भूमि, ये पल्ली छादनम। अब एक रह गया तो इसको आप जो है ना याद कर ही लेना। तो जैनों को दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम, ठीक है, किसानों को जो है दान में दी जाने वाली भूमि को ये बेल्लान गवई। ठीक है, वहीं ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव, और जो पाठशाला में दी जाने वाली भूमि को शाला भोगा। ठीक, कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। चोल कौन सा शिव मंदिर है जो चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो जो नहीं बनाया गया था वो था आपका गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार यादव वंश के द्वारा निर्मित कराया गया था। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर के साथ जो 4 अन्य मंदिर हैं, जिसमें सूर्य विष्णु पार्वती गणेश को समर्पित है। ठीक, सूर्य विष्णु पार्वती गणेश को समर्पित है। पाल वंश का जो है पहला शासक कौन था, तो पाल का गोपाल है। ठीक है, पाल वंश का गोपाल है। ठीक, देखो अब इसको कैसे याद करना, वैसे तो सिंपल दिख ही रहा है पाल गोपाल। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करें, देखो गौ से याद करो गौ माता। ठीक, पाल से मतलब पालना। ठीक, तो गौ माता को पालते हैं तो पाल वंश वाले लोग। बाकी देवपाल में ऐसे याद करो कि क्या देवों को पाला जाता है, नहीं ना। रामपाल राम को पालते हैं, नहीं ना। ठीक है, महीपाल मही को पालते हैं, नहीं ना। केवल किसे पालते हैं, गो मतलब गाय, यानी कि गाय को पालते हैं तो गोपाल हो गया, गोपाल से पाल वंश याद कर लो। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, और गोपाल ने जो है लगभग 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि करीब 20 साल तक। ठीक है, और वह बौद्ध अनुयायी था, और जो है नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पाल साम्राज्य भारत के जो है किस हिस्से से संबंधित है, पाल साम्राज्य। ठीक है, तो ये आपका पूर्वी हिस्से से। अब इसको भी कैसे याद करना है, देखो पाल में गोपाल दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब सॉरी पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने। ठीक, और पूर्वी में पा दिख रहा है, पूर्वी में पा, तो इस प्रकार से याद कर लो पाल वंश जो है साम्राज्य था वह पूर्वी हिस्से में था, और गोपाल इसका संस्थापक था। ठीक, नेक्स्ट जो है ना प्रश्न है कि पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से जिसमें बंगाल बिहार से संबंधित था। ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा से संबंधित। अगर हम मैप पे देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये वाला रीजन। अब ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पर आपका ये बांग्लादेश हो गया इस वाले पार्ट में, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है। ठीक है ना, ये नीचे उड़ीसा हो गया और बंगाल। ठीक, आज की डेट में जो बांग्लादेश है वो पूरा, उस समय बंगाल था। ठीक, इस वंश के शासक जो है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की थी। नेक्स्ट कह रहा है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर जो किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन किसका था, तोमर वंश का था। ठीक, किसका था, तोमर वंश का था। तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली के आरंभ में दिल्ली पर जो तोमर वंश का शासन था, और इस वंश का प्रसिद्ध जो शासक था अनंगपाल। कौन था, अनंगपाल। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में, विविध। ठीक है,